नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने हैदराबाद एनकाउंटर से तुलना करते हुए साफ किया कि कानपुर एनकाउंटर फर्जी नहीं है। इधर कोर्ट की दहलीज के बाहर गैंगस्टर के कई राज भी बेपर्दा हो रहे हैं। बिकरू कांड के आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु का एक स्टिंग भी सामने आया है, जिसमें वो खूनी रात की पूरी कहानी बता रही है। और स्पेशल टीम अब विकास के गुर्गों के फोन के डिलीट डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है, जिसमें कई चौंकाने वाले ऑडियो भी मिल सकते हैं। विकास के रसूख से जांच एजेंसियां तक हैरान हैं, क्योंकि जिस प्रतिबंधित 30 बोर की स्प्रिंगफील्ड अमेरिकन राइफल को एसटीएफ ने 2017 में जब्त करके कोर्ट में जमा करा दिया था, वो फिर से विकास के पास पहुंची थी। अब सवाल यह है कि ये कैसे पहुंची। सवाल यह भी कि क्या मोबाइल के डेटा से कोई बड़ा खुलासा होगा और अपराध के विकास के कितने कलंक हैं, कितने बेपर्दा हो पाएंगे। आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दावा है गैंगस्टर विकास दुबे के जीजा का। विकास दुबे इतना बेरहम था कि उसने अपने भाई तक की हत्या करवा दी। इसके हाथ कोई खुला आदमी नहीं था और ये मतलब जो है रिश्तेदारों से लेकर किसी का नंबर भाई को रिचार्ज जो उसने अपने सगे भाई की हत्या करा दी। हिस्ट्री शीटर के एक एक कर राज बेपर्दा हो रहे हैं। इधर कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु का एक स्टिंग भी सामने आया, जिसमें वो खूनी रात की पूरी कहानी बयां कर रही है। सोनू कांड तो वहाँ लेके गया उनको, मतलब वो मेरे कब्जे तक सीधे चले गए। बड़बड़ाए तो हमने कहा कौन है, तो कह रहे हैं हम विकास। और जब हम मैक्सी टैंक से दुपट्टा लिया तो उनकी और दरवाजा खोला तो इनसे बोले कि चलो, गाली देके बोले गोली चलानी है, ऐसे करके बोले। हम जब गए तो दरवाजा खोला तो दरवाजा ना खोला, तब गोलियों की आवाज़ आने लगी। पापा हमें बंद, मतलब हमने अपने कमरे पर कुंडी लगा ली। बस यही भैया सच है। कानपुर कांड में मनु की भूमिका भी संदिग्ध रही है। आईजी रेंज ने बताया कि अगर मनु चाहती तो फोन कर पुलिस को खबर दे सकती थी, जिससे विकास इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया। तो अपराधी अभी जेल भेजा गया है। उसकी पत्नी खुद स्वीकार कर रही है कि उसको घटना की पूरी जानकारी घटना होने से पहले थी, और अगर ये चाहती 100 नंबर पे कॉल करके इस घटना को होने से रोक सकती थी। इधर हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। सरकार ने साफ किया है कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसके लिए सरकार ने हैदराबाद एनकाउंटर से तुलना करते हुए इसका जवाब भी दिया। हैदराबाद एनकाउंटर में 4 आरोपियों का आपराधिक इतिहास नहीं था, जबकि कानपुर एनकाउंटर के आरोपी का आपराधिक इतिहास था। उसके खिलाफ 64 केस दर्ज है। हैदराबाद एनकाउंटर में आरोपियों को सुबह क्राइम सीन पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले जाया गया था, जबकि कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, ताकि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। हैदराबाद एनकाउंटर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना ही ऐसे हालात थे, जबकि कानपुर एनकाउंटर में भारी बारिश की वजह से एक्सीडेंट हुआ। क्रिमिनल के कनेक्शन का पर्दाफाश करने के लिए स्पेशल टीम उसके गुर्गों का डिलीट डेटा भी रिकवर करने में जुटी है, जिसे केस का हिस्सा बनाकर विवेचना में शामिल किया जा सकता है। खबर है कि कानपुर वाले विकास के रसूख से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। दरअसल एसटीएफ ने 2017 में 30 बोर की स्प्रिंगफील्ड अमेरिकन राइफल को जब्त कर कोर्ट के हवाले किया था, लेकिन यह प्रतिबंधित अमेरिकन राइफल विकास के पास फिर कैसे पहुंच गई? ये सवाल चिंता और चिंतन दोनों के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमले में इस मारक राइफल का भी इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत अशोक जी आपका। अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और ए.के. जैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत जैन साहब आपका भी। सबसे पहले प्रश्न पांडे जी आपसे है, क्योंकि बार बार आप लोग ये कह रहे थे कि सपा ने ये किया, बीएसपी ने वो किया,
लेकिन ये जो स्प्रिंगफील्ड राइफल की कहानी आई है, इससे तो खुद जांच एजेंसियां बड़ी परेशान हैं कि जिस राइफल को एसटीएफ ने जब्त किया 2017 में, वो फिर 2020 में विकास दुबे के पास से मिली। देखिए, आपको बता दें कि अभी रसूख की बात हो रही थी। ये सही बात है कि जो भी ये विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था, सत्ता के संरक्षण में ही पला बढ़ा विकास किया। उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत की सदस्य रही, बहन जी का चहेता आदमी रहा। ये अलग बात है। उसका रसूख तो इतना था कि हमारी पुलिस उस दिन 2 तारीख को गई थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने ही, लेकिन पुलिस के लोगों ने ही अपने 8 साथियों की हत्या करा दी। ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन ये तय है कि हमारी सरकार में हमारी पुलिस ही गई थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हमारी सरकार में 2 साल जेल में रहा है। उसके बाद तो अपने यहाँ का वो सरकार बन के खुद घूम रहा था। लेकिन अब पलक दर पलक खुलने जा रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो तय हो गया जो दुर्दांत अपराधी था। जब भी हम काउंटर करते हैं, 123 काउंटर हमने किया तो हमेशा विरोधियों के दल में पेट पे बिला वजह दर्द होने लगता है। पांडे जी, हम किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारी सरकार जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं, अपराधी के खिलाफ आप कार्रवाई करें और बार बार करें। मेरा सवाल आपसे यह है, जो मैं पूछना चाह रहा था, सवाल यह है कि आप लोग तो ये कहते रहे कि जब से सरकार बदली है तब से व्यवस्था भी बदल गई। तो जब व्यवस्था बदल गई तो जब्त राइफल उसके पास कैसे पहुंच गई? देखिए, आपको बता दें कि वो तो सही बात है। अभी रसूख की बात ही हो रही थी। पुलिस महकमे में ही उसके बहुत लोग थे। जिस तरह से पुलिस महकमे ने फोन करके अपने 8 साथियों की माओं को खोखे उजड़वाया, बहनों का सिंदूर उजड़वाया, निश्चित तौर पे दुखद है। इस तरह के अपराधी की जगह निश्चित तौर पे इनकाउंटर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल उसके आगे का है ना। वो तो अपराधी चला गया, उसकी बात तो छोड़ दीजिए अब आप। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसमें आपने हलफनामा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा उसको। सवाल मेरा ये था, फिर मैं जाऊंगा अनुराग भदौरिया जी के पास। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो बीच में ये राइफल पहुंचाने वाले लोग हैं, जाहिर है ये कांस्टेबल और एसओ के स्तर की बात नहीं है। जब्त राइफल वापस पहुंच जाना ये तो बड़े लोगों का काम है। वो भी बेपर्दा होंगे क्या? निश्चित बेपर्दा होंगे। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। योगी जी की सरकार नो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। अपराधी निश्चित तौर पे अगर है तो उन्हें पकड़े जाएंगे, उन्हें भागना ही होगा। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देते हैं आप कैसे देखते हैं? एक एक खुलासे हो रहे हैं, उसके अपने लोग ये बता रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक था। बहुत अच्छा भाषण दिया। जी जी, अरे अनुराग भाई, देखिए, आपने जैसे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के शर्मा जब शादी में जाके फोटो खिंचा रहा था, तो आपने देखा होगा कि विकास दुबे अपराधी कर आए हो, डरो मत, मेरे पास आ जाओ। ये इसका मतलब पता है क्या होता है? जैन साहब बताएंगे। इसका मतलब होता है कि जो अपराधी है वो बड़े अधिकारियों के साथ उठता बैठता है, तभी उसका ऐसो डर रहा है उसके साथ खड़े होने में। बड़े नेताओं के साथ, सरकार के बड़े नेता जो होते हैं, मंत्री और उनके बड़े एमएलए बीजेपी के, उनके साथ उठ बैठ रहा होगा, तभी वो छोटा सा ऐसो जो होना है, सब इंस्पेक्टर जो भी है, उससे डर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जिसको सरकार बचाने की कोशिश करी। हम तो कहते हैं सीडीआर ले आओ। पांडे जी इतना भाषण दे रहे हैं, सब पकड़े जाएंगे, सब ये होगा। ये चुनाव थोड़ी चल रहा है पांडे जी, पांडे जी चुनाव नहीं चल रहा है ये। आप बताइए कि सीडीआर पब्लिकली कर दीजिए। उसका फोन तो सबके पास होगा, फोन नंबर भी आपके पास होगा, नेताओं के पास भी होगा, अधिकारियों के पास भी होगा। कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता उसके संपर्क में थे, पब्लिकली कर दीजिए ना। उसमें इतना डरते क्यों है? लंबा लंबा भाषण दे रहा है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सब पकड़ा जाएगा। योगी जी ने यहाँ पे लाके एकदम राम राज्य कर दिया है। ये जो योगी चालीसा पढ़ने आप आते हैं यहाँ पे, इससे अच्छा क्या बताइए? सीडीआर पब्लिक कर देंगे और जो असली अपराधी है, असली अपराधी पकड़े जाएंगे। इसलिए चिल्लाइए मत, लोक भवन के सामने महिलाएं आत्मदाह कर रही है। यहाँ पांडे जी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं लौट के आ जाऊंगा आपके पास। शर्म नहीं आती जरा सी? पांडे जी, शर्म नाम की कोई चीज है क्या कि खाली चिल्लाने का काम रह गया है?
लोक भवन के सामने नहीं, लोक भवन के सामने महिलाएं सम्मान पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए आत्मदाह कर रही है, यहाँ के भाषण दे रहे हैं। शर्म है कि नहीं है? छोड़ के चले जाइए डिबेट। मैं आपकी जगह होता डिबेट में नहीं आता पांडे जी। आज डिबेट में नहीं आता कि दो महिला आत्मदाह करेंगे अपना न्याय पाने के लिए, और वहाँ विकास दुबे गोलियों से उड़ा देगा, हमारे 8 जवान शहीद हो जाएंगे, और यहाँ के भाषण पे लेंगे आप सुबह से लेकर शाम तक। आप ये नहीं बता सकते कि सीडीआर पब्लिक कर देंगे, कौन अधिकारी कौन नेता उसे पता चल जाए। किसको छुपाना चाहते हैं आप? किसको छुपाना चाह रहे हैं आप? कौन से नेता कौन से अधिकारी को बताना चाह रहे हैं आप? यहाँ बचाने के चक्कर में पड़े। भाषण मत दीजिए पांडे जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जैसी निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां अपराधी फल फूल रहे हैं, जहां पे अपराधी इतने दबंग हो चुके हैं कि महिला तक को न्याय नहीं मिलता, आत्मदाह करना पड़ता है। और जिस प्रदेश में आत्मदाह करना पड़े न्याय के लिए, उस प्रदेश की सरकार को तो छोड़ के चला जाना चाहिए। और भाषण दे रहे हैं आप यहाँ पे पांडे जी, कमाल के पांडे जी हैं आप। कैसे पांडे जी है भैया? यहाँ दो महिला आत्महत्या वहाँ पे आत्मदाह करने को तैयार है, आत्मदाह कर रही है न्याय पाने के लिए। ठीक है अनुराग जी, अब मैं वीरेंद्र सिंह जी को लेके आता हूँ। इसको रामराज कहते हैं आप? वीरेंद्र सिंह जी को लेके आता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, कमाल है। मैंने आप कैसे देखते हैं इस पूरे? शहीद हो गए और आपसे कह रहा हूँ कि आप ठीक, भदौरिया जी एक सेकंड, आपके विपक्ष के एक और नेता हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनकी बात भी सुन लीजिए। वो नेता अधिकारी के साथ नहीं उठते बैठते, तो उस के जी वीरेंद्र सिंह जी बोलिए। देखिए, पुलिस इनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपा रही है और कोर्ट में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है हैदराबाद के इनकाउंटर का। ये इनकाउंटर को भले ही पुलिस पीठ थपथपाए, लेकिन मैं पुलिस प्रणाली का ये फेल्योर मानूंगा, क्योंकि जिंदा अपराधी जो बहुत सी बातें बता सकता था, जो लोगों को बेनकाब कर सकता था, जो राजनीतिक और अपराधियों का जो गठजोड़ है उसको उजागर कर सकता था, उसको इन लोगों ने ढकने का काम किया है। और आज चाहे जितना लिपापोती कर लें कि मोबाइल से हम ये डाटा कर रहे हैं, हम उसके कंप्यूटर से निकाल रहे हैं, ये केवल अपने उस अपराध बोध को ढकने के लिए वो तरह तरह की चीजें ला रहे हैं। मेरा मानना दूसरा है कि जब से योगी की सरकार आई है, कहीं न कहीं कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पर लोगों को भरोसा रह नहीं गया है। क्योंकि अगर भरोसा होता तो ये पुलिस न्याय व्यवस्था के तहत विकास दुबे को सजा दिलाती, विकास दुबे जैसे अपराधियों को सजा दिलाती, न कि जंगल राज के तरीके से वो इनकाउंटर करके उन अपराधों को छुपा लेती जो पीठ पीछे ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो सवाल इस बात का है तो ये आप कि आज ये वीरेंद्र सिंह जी किस तरीके वीरेंद्र सिंह जी अधिकारियों को, एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए। जी मेरी बात एक सेकंड पूरी कर लीजिए। जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो मणि मंजरी राय को आत्महत्या करने का मामला हो, चाहे बनारस में अधिकारियों को एक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी के भाई के साथ मास्क लगाने के नाम पर जो उसके हाथापाई हुई, लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को पीटा जा रहा है और उसको दंड देने के बजाय यहाँ पर एसपी जैसे अधिकारियों को जो है ट्रांसफर करके उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि विधायकों ने अपराधियों का मनोबल को जो है डाउन किया है। तो जो ये अविश्वास का वातावरण जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पैदा हुई है, वो लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इस व्यवस्था को बदलने की भी आवश्यकता है और इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा वीरेंद्र जी को, वो ये मानकर चल रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी तरीके से पुलिस ने कर दिया और उसी के आधार पे वो कह रहे हैं कि कई लोगों को बचा लिया गया। सवाल ये है कि पुलिस जब हलफनामा अपना देती है तो इसमें यह मायने रखता है कि एनकाउंटर की सिचुएशन के डिटेल देने के बजाय ये मायने रखता है कि उस पर कितने केसेस थे, वो कितना खतरनाक था, या हैदराबाद में क्या हुआ और हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी। ये सब डिटेल देने की ज़रूरत आपको है? लगता है कि ये सारे चीज़ें बताने की इतनी विस्तार से हैदराबाद तक अगर उससे जोड़कर देखा जाए, ये ज़रूरत है कोर्ट में बताने की, या फिर ये बताने की ज़रूरत है कि केस क्या था, किन सर्कमस्टेंसेस में ये एनकाउंटर हो गया?
नहीं, कोर्ट में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, कोई उसमें कंटेम्प्ट कोई नहीं हो सकता है। जो फैक्ट्स हैं वो बताए गए होंगे। हैदराबाद के एनकाउंटर से पता नहीं लोग बाग इसको क्यों इसका मिलान कर रहे हैं। वो घटना स्थल का निरीक्षण कराने 4 अपराधियों को ले गए थे, और जो बलात्कारी थे, जो हत्यारे थे, महिला का आपको पता ही है, पूरे कंट्री में फेमस केस है। उन्होंने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। ना वहां पे किसी पुलिसकर्मी की हत्या हुई है, वो इतना जघन्य अपराध नहीं मैं मानता हूं। इसमें यहाँ पे 8 पुलिसकर्मियों की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की गई है, उनके वेपन्स लूटे गए हैं। ये एक फर्क बिल्कुल केस है, और इसको फर्क पैमाने पे इसको देखा जाना चाहिए। इसमें एसआईटी फॉर्म हो गई है, इसमें हैदराबाद वाली बात आई जैन साहब, हैदराबाद वाली बात तो खुद पुलिस अपने इस हलफनामे के अंदर लिखती है, और ये नहीं, ये तो पुलिस कंटेस्ट कर रही है कि गलत तरीके से इसको इक्वेट किया जा रहा है तेलंगाना के एनकाउंटर से। तेलंगाना का एनकाउंटर एक फर्क मैटर है। ये दबिश डालने गए थे, अपने कर्तव्य पालन में गए थे। इनके ऊपर दबिश पार्टी के ऊपर अटैक किया गया और 8 कर्मियों की हत्या की गई, उनके वेपन्स लूटे गए। ये एक अलग कांड है, ये पूरा एक अलग केस है, और यूपी पुलिस इस पॉइंट पे डिफेंड कर रही है। हम लोग भी डिफेंड कर रहे हैं कि ये तेलंगाना एनकाउंटर से बिल्कुल भिन्न है। तेलंगाना एनकाउंटर से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, और जो सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें मुठभेड़ हुई है, वो सारे फैक्ट्स रखे गए होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो ये भी बताया गया होगा कि एसआईटी फॉर्म कर दी गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के, उसमें बड़ा वाइड मैंडेट है उसका। जुडिशियल कमीशन ने एक्स हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जो बना है, उसने फील्ड में कार्रवाई शुरू कर दी है। एविडेंस कलेक्ट की जा रही है, 2 महीने में उनको रिपोर्ट देनी है। मेरा ये मानना है कि उसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि अभी से हम सब पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर दें और उनका मनोबल तोड़ें। ठीक, यानी वो घटना हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये हम यहां पे बैठ के कैसे तय कर सकते हैं? वो तो जो हुआ है, जिसने देखा है, जिसके ऊपर गोली चली है, जिसने रिटर्न फायर किया, वो लोग बेहतर बता सकते हैं, या फिर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। एक मेरा छोटा सवाल आपसे और था, ये स्प्रिंगफील्ड राइफल वाला जो केस है, जो प्रतिबंधित बोर की राइफल है, अमेरिकन राइफल, वो कैसे घूम के पहुंच गई? आपको क्या लगता है कितने अंदर तक अपराधी की जड़ें बैठी हुई थी? नहीं, देखिए, उसने कहीं कोर्ट से रिलीज कराई है तो बात दूसरी है। अन्यथा ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि अगर सीज की हुई राइफल अगर अपराधी के पास, इतने कुख्यात अपराधी के पास पहुंच रही है, तो इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूं जरूर हो रही होगी। इसको स्टेट गवर्नमेंट, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी जोन, सब इसका संज्ञान लेंगे, और ऐसे प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके पास इसका पहुंचने की पूरी तह तक जाना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हो, अगर ये किसी कोर्ट के ऑर्डर से रिलीज नहीं हुई है तो जो भी दोषी हो उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त अनिल भारद्वाज जी भी हैं, उनके पास भी चलूंगा। फिर से वापस बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलूंगा, जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उनके जवाब लेने का प्रयास करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब सवाल इसी बात को लेकर हम उठा रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में कि अपराध के विकास के कितने कलंक हैं और कितनी कलंक कथाएं खुलना अभी बाकी हैं, और जो कलंक बनकर इस सिस्टम में बैठे हुए हैं वो बेपर्दा होंगे क्या? ये जांच इस स्तर तक जाएगी क्या? ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, हम चर्चा कर रहे हैं उनसे लगातार। अशोक पांडे जी, बहुत सारे सवाल विपक्ष के नेताओं ने आपसे पूछे, अनुराग भदौरिया भी पूछ रहे थे, क्या जवाब है उसका? देखिए, आपको बता दें कि अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे जो काउंटर हुआ तो फर्जी था। जब उस समय ये बता दीजिए, लोक भवन में 2 महिलाएं, 2 प्रदेश की बेटियां न्याय मांगने के लिए आत्मदाह कर रही लखनऊ के अंदर में,
तो क्या यही आपकी कानून व्यवस्था है? इस पे जवाब दे दीजिए। दो महिलाएं बेचारा डीएम कमिश्नर सबके यहाँ धक्के खा के आती हैं और लास्ट में उनको लोक भवन के सामने आके आत्मदाह करने पर मजबूर होती हैं। तो क्या यही आपकी कानून व्यवस्था है? ये जरा बता दीजिए। आज लखनऊ के अंदर में ही एक को गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या यही कानून व्यवस्था है? लखनऊ के अंदर में हालत हो रही है कि गोली चल रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है, दिन दहाड़े गोली से हत्याएं हो जा रही हैं। यही आपकी कानून व्यवस्था है? यही दम भर रहे हैं बैठ के आप यहाँ पे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपराधी विकास दुबे की सीडीआर आप पब्लिकली कर दीजिए तो पता चल जाएगा कौन लोग हैं जो अपराधियों को पैदा कर रहे हैं आपकी सरकार में। कौन है नेता, कौन है अधिकारी जो पीछे से मदद करते हैं? कम से कम जनता के सामने उनका चेहरा पता आ जाए। अशोक जी बोलिए, जवाब दीजिए। आपको बता दें कि अशोक जी से पूछिए कि इनका न्याय प्रणाली का सिस्टम क्या है, इनका बताइए। बड़ा दम भर रहे थे कि हमारा कमिश्नरिस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया और सब कुछ यहाँ पे रामराज आ गया है, कोई किसी की दिक्कत नहीं है। आप तो ताला अब आप जवाब लेंगे तब तो वो जवाब देंगे। नहीं लगता अब तो किसी के यहाँ ताला नहीं लगता, ताला भी हट गई, सिक्योरिटी भी लोगों ने घर से हटा दिया, अब तो दरवाजा खोल जब बोलने देंगे अनुराग जी तब तो उत्तर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, भले आके लूट मार कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था हो गई है लखनऊ में कि दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और न्याय पाने के लिए आत्मदाह कर रहे हैं तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अशोक पांडे जी जब बोलेंगे तब तो बात का उत्तर मिलेगा आपको। ये आप सही बात बताने में पांडे जी क्या दिक्कत है? आप सीडीआर क्यों नहीं लाना चाहते विकास दुबे में? एक सेकंड रुक तो जाइए आप। बता दीजिए किस नेता को सरकार बचाना चाहती है, बता दीजिए। उनके बगल की जो भाभी हैं उनका कॉल डिटेल आएगा, उनका रिकॉर्डिंग आएगी, उनके पड़ोसी की रिकॉर्डिंग आएगी, लेकिन विकास दुबे की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया? विकास दुबे का क्यों नहीं आएगी? सबकी आ रही है। विकास दुबे के फोन की क्यों नहीं आएगी? आपके पास तो नंबर है, सब कुछ है। विकास दुबे के फोन की रिकॉर्डिंग और विकास दुबे की कॉल डिटेल क्यों नहीं आ रही भैया? अनुराग भदौरिया जी, यही तो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जितने लोगों के मोबाइल मिले हैं किसको बचा रहे हैं? उसमें डेटा डिलीट किया गया है। उस डेटा को टीम रिकवर कर रही है और जैसे ही रिकवर होगा तो संभवतः उससे जुड़े हुए भी खुलासे होंगे। मांग लेना उससे, डेटा डिलीट करेंगे तो सर्वर में तो होगा। तो वही तो वो कह रहे हैं कि हम रिकवर कर रहे हैं। यही बचाने का तरीका है। डेटा भी डिलीट हो गया, वीडियो कॉल भी डिलीट हो गई, सब डिलीट हो गया। सही बात तो है, इन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए अशोक पांडे जी कर रहे हैं अधिकारी और ठीक। अब पांडे जी को जवाब तो देने दीजिए। तो यही लग रहा है डिलीट ही हो गया सब, यही हालत है। मैंने उत्तर प्रदेश को कुछ दिन बाद ये डिलीट कर देंगे। एक सेकंड इन्होंने जो भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश को कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश का नाम ही ना डिलीट कर दे। चिंता का यहाँ पे एक सेकंड अशोक पांडे जी को बोलने दीजिए, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी मुझे फिर चलना है, पाने के लिए समय सीमित होता है, आपको मालूम है। बोलिए अशोक पांडे जी। ये उत्तर प्रदेश की अब हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को अब ये एक सेकंड एक एक करके बोलिए, अपनी अपनी बारी पे इत्मीनान से बात हो जाएगी जी। जब 123 काउंटर हमने किया तो हर काउंटर पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हुआ और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी विधानसभा में छनछनाते रहे। हर काउंटर पर ये उस पार्टी के लोग हैं जहां बाप बेटे गायत्री प्रजापति के लिए अलग अलग हो जाते हैं अपराधी को बचाने के लिए। ये क्या बात करेंगे? हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में पकड़ा गया तो इन लोगों ने कहा कि नाटक है, और जब हमने काउंटर कर दिया फिर भी कह रहे हैं नाटक है। ये इन लोगों का नाटक है, लेकिन हमारी सरकार नाटक नहीं कर रही है। इस तरह के जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी, आपके सामने हम कहना चाहते। ठीक। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधी लाइव कवरेज आपको दिखाते हैं। यूनाइटेड नेशंस इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, a lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organization have also grown. At the same time, multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian.
India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals. Excellencies, India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind, be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing. We are making great progress through our inclusive programs. Excellencies, last year we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%. Our massive awareness generation programs are empowering our women. We have achieved gender parity in elementary and secondary education. Nearly 70 million women in rural India are part of self-help groups under our livelihood mission. They are transforming lives and livelihoods of a big scale. Over 1 million women are elected representatives of our local governments, leading the process of participatory development. In the last 6 years, we opened 400 million bank accounts for the unbanked, out of which 220 million are owned by women. We have leveraged the power of technology for financial inclusion. This is based on the trinity of a unique identity number, a bank account, and a mobile connection for everyone. It has allowed us to make direct benefit transfer of $150 billion to over 700 million people persons. Our food security program reached 830 million citizens. Our Housing for All program will ensure that
every Indian will have a safe and secure roof over her head by 2022, when India completes 75th year as an independent nation. By then, 40 million new homes would have been made under this program, more than the total number of households in many countries. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed, it is this realization that underpins India's own development partnership with the global South. Excellencies, while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with nature. We launched one of the largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. Internationally, our initiative to set up the International Solar Alliance was a practical manifestation of climate action. Similarly, the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crises, or any other natural or man-made crisis. India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant
and resilient India integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. Excellencies, India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. Namaskar. Thank you very much. Thanks. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने विस्तार से कई बातें बताई हैं और ये सीधा प्रसारण जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में भी सीधा प्रसारण इस वक्त हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बात रख रहे थे। खास तौर से कोरोना को लेकर इस वक्त पूरे विश्व में चिंता सभी देशों में है और प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे भारत इस बीमारी के साथ लड़ रहा है, कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, कैसे महिलाओं की हिस्सेदारी इस युद्ध में तय की जा रही है, कैसे जनता के साथ जुड़कर एक तरह से जन आंदोलन इस महामारी के खिलाफ चलाया जा रहा है और यह भी बताया कि कोविड के इस दौर में भारत अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। जिम्मेदारी सिर्फ भारत के अंदर नहीं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी अगर किसी चीज की जरूरत है तो भारत उनकी मदद करने में भी पीछे नहीं है। यह भी प्रधानमंत्री ने बताया कि एक सार्क कोविड इमरजेंसी फंड उसको भी तैयार किया गया और दुनिया को बेहतर भविष्य कैसे दें यह सोचना जरूरी है। भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बेहतर है, इसमें प्रधानमंत्री ने यह भी थोड़ी सी जानकारी जरूर दी कि कैसे हेल्थ सिस्टम को ठीक किया और कैसे हेल्थ सिस्टम की मदद से आज रिकवरी रेट बहुत अच्छा है भारत का। यह भी बताया कि गरीबों तक मदद कैसे पहुंची है कोविड के इस दौर में और साथ ही यह भी बताया कि टीबी जो बीमारी है उससे 2025 तक भारत मुक्त हो जाएगा, यानी कि टीबी मुक्त जो अभियान है वो भी अपने आखिरी चरण में आ गया है। इसके अलावा कई और बातें, चाहे वो एजेंडा 2020 हो, ये भी बात बताई कि कई विकासशील देश ऐसे हैं जिन विकासशील देशों में अगर भारत की मदद की जरूरत है तो उन विकासशील देशों की मदद भी भारत कर रहा है। कोरोना से जंग को जन आंदोलन किस तरीके से भारत में बना दिया गया, एक एक व्यक्ति कैसे कोरोना वॉरियर के तौर पर कोरोना से लड़ा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो संयुक्त राष्ट्र में
अपने संबोधन में कुछ और बड़ी बातें भी प्रधानमंत्री ने कही हैं, वो भी आपको सिलसिलेवार बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, इसके बारे में भी जानकारी दी। इनका कवरेज कहां तक है ये भी बताया। ये भी उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से 830 मिलियन नागरिकों को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के सिर के ऊपर छत होगी। ये भी बताया कि पिछले 6 साल में हमने डायरेक्ट बेनिफिशियर प्रोग्राम यानी कि डीबीटी के तहत 40 करोड़ बैंक खाते भी खोले हैं और उनमें कैश ट्रांसफर भी किया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के जरिए। हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। हम विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, एक दफा आपको फिर सुनाते हैं। लास्ट ईयर we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%. India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. Meaning, together everyone's growth with everyone's trust. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं।